कैसे हो आप लोग। आपसे विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांडला में हार्दिक स्वागत है और हम अपने 5 क्वेश्चन सीरीज को अब आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इन 5 क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिनका आंसर आपसे बच्चों कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो देखते हैं उन 5 क्वेश्चन का आंसर क्या है। और हमारा पहला क्वेश्चन था आर्य समाज ब्लैंक दे दिया गया, वर्णों में विभाजित था। तो कितने वर्णों में आर्य समाज विभाजित था हमारा। तो देखते जो आर्य है, तो पहले आर्य शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो आर्य है इस शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, कई बार एग्जाम में आता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और कई बार क्वेश्चन आता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो इसको लेकर विद्वानों में कई बार मतभेद रहता है कि आर्य लोग कहाँ से आए। तो देखते हैं हमारे एनसीईआरटी जो बेस्ड जो बुक्स होती है उसमें जो मान्यता दी गई है मध्य एशिया। तो जो आर्य लोग आए थे ये माना जाता है कि वो मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले भारत आकर किस स्थान पर इन्होंने अपना निवास बनाया था, तो वह स्थान था पंजाब। और आर्य समाज एक कैसा समाज था, तो आर्य समाज एक पितृ प्रधान समाज था और एक ग्रामीण सभ्यता थी आर्य लोगों की। और अब देखते आगे ये कुछ खास पॉइंट्स आर्य से। और एक क्वेश्चन बन जाता है आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। ये भी खास क्वेश्चन है। संस्कृत आर्यों की एक भाषा थी। और अब देखते हैं आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित है। देखो एक सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का जो व्यक्ति ज्ञान करता है उसको क्या कहा जाता है, होत्र। ऋग्वेद का ज्ञान करने वालों को क्या कहा जाता है, होत्र कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, इसमें आर्य समाज है, इसके वर्णों का विभाजन है। आर्य समाज के वर्णों का विभाजन है। और कहा गया है इस 10वें मंडल में जो आर्य समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है। आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित है। और वे 4 वर्ण कौन से बताए गए हैं, तो देख लेते हैं। ऋग्वेद 10वें मंडल में इन 4 वर्णों को किस प्रकार बताया गया है। एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। देखो इनकी उत्पत्ति के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो कहा गया है कि जो ब्राह्मण है इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा की जांघों से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई है। जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों में एक तो 10वां मंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है जिसमें आर्य लोगों का वर्ण विभाजन है। एक इसका जो मंडल है 3रा मंडल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और एक इसका जो मंडल है 7वां मंडल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक इसका जो 8वां मंडल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। एक 9वां मंडल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ऋग्वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो उसमें 10वां मंडल, कुल 10 मंडल है। और 3रा मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि 3रे मंडल में किसका वर्णन है। तो ऋग्वेद के जो 3रा मंडल है इसमें किसका वर्णन है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। यदि हम बात करते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन है, तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। जो युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुधांशु और 10 राजाओं के मध्य युद्ध का वर्णन है। तो 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। यदि हम 8वें मंडल की बात करते हैं तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है जिन्हें खिल कहा गया। और जो 9वां मंडल है इसमें देवता सोम का वर्णन है। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, इसमें देवता सोम का वर्णन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो चल गया होगा पता। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था।
आर्य समाज जो था हमारा वो 4 वर्णों में विभाजित था। तो सभी फैक्ट नोट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कार्बन को लेकर। इसमें कहा गया है कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को ब्लैंक दे दिया कहा जाता है। तो वो कार्बन में जो सबसे विशिष्ट गुण है वो श्रृंखलन बनाने का है, और इसमें कार्बन जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है। इसी कारण कार्बन के सर्वाधिक यौगिक, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस तत्व के सर्वाधिक यौगिक है। तो जो तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक रखता है वो क्या है? कार्बन। और क्यों है? क्योंकि कार्बन में बंध बनाकर परमाणु से जुड़कर अणु को निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता होती है, और ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है कार्बन। तो कार्बन के अणु जो होते हैं, जो निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। और श्रृंखलन बनाने की जो विशेषता होती है इसके पास, वो होती है उच्च आबंध ऊर्जा के कारण। किसके कारण? उच्च आबंध ऊर्जा के कारण। यदि क्वेश्चन बनता है कि जो श्रृंखला बनाता है कार्बन, ये श्रृंखला बनाने का गुण इसमें जो है वो किसके कारण है, तो इसका आंसर सही रहेगा उच्च आबंध ऊर्जा। कार्बन की जो उच्च आबंध ऊर्जा होती है सर्वाधिक होती है, उच्च होती है आबंध ऊर्जा। कार्बन की जो आबंध ऊर्जा होती है वो उच्च होती है। तो उच्च आबंध ऊर्जा के कारण कार्बन क्या होता है? श्रृंखला बान्य गुण सबसे ज़्यादा रखता है, सर्वाधिक यौगिक कार्बन के होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 213, और 213 क्वेश्चन में है चश्मेशाही ब्लैंक दे दिया गया। भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी का। चश्मेशाही, तो वो भारत में कई मुगल बागों का निर्माण किया गया, लेकिन जो चश्मेशाही है इसका जो निर्माण किया गया था वो शाहजहाँ के गवर्नर द्वारा किया गया था। शाहजहाँ के गवर्नर का नाम था अली मर्दान खां। शाहजहाँ के गवर्नर अली मर्दान खां द्वारा किया गया था चश्मेशाही का निर्माण। और क्यों किया गया था शाहजहाँ के गवर्नर द्वारा चश्मेशाही का निर्माण? क्योंकि जो अली मर्दान खां था ये चश्मेशाही को शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहता था। दारा शिकोह जो था शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, तो शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह को शाहजहाँ गवर्नर अली मर्दान खान चश्मेशाही बाग को भेंट करना चाहता था, इसलिए इसका निर्माण करवाया था। और कहाँ पर करवाया था इसका निर्माण? कश्मीर में। तो कश्मीर में चश्मेशाही का निर्माण शाहजहाँ गवर्नर अली मर्दान खान द्वारा दारा शिकोह को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 214, और इसमें कहा गया अवक्षेपण, इंग्लिश में बोलते प्रीसिपिटेशन, अभिक्रिया ब्लैंक दे दिया गया उत्पादित करती है। तो कुछ सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? देखो ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें दो पदार्थों के समूह आपस में अदला बदली करके एक अविलय, या आप कह सकते हो अघुलनशील, एक अविलय यौगिक या पदार्थ कह सकते हो, अविलय यौगिक या पदार्थ
जिसमें दो पदार्थों के समूह आपस में अदला बदली करके एक अविलय यौगिक या आप कैसे अविलय पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के समूह आपस में अदला बदली करके एक अविलय यौगिक या अविलय पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम कैसी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो अविलय यौगिक बनता है इसको क्या बोलते हैं? अविलय यौगिक को अवक्षेप। कहीं पर क्वेश्चन आता है अवक्षेप क्या होता है, तो अविलय यौगिक होता है अवक्षेप। और कई बार आपको रिएक्शन भी दे सकते हैं, तो देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह होती है। तो जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3 और इसकी क्रिया हमने कराई NaCl सोडियम क्लोराइड से, नमक से, और जैसे क्रिया कराई तो इनके जो समूह हैं वो आपस में अदला बदली करते हैं, तो AgCl का निर्माण हुआ, AgCl और NaNO3, AgCl NaNO3। जो AgCl है ये क्या है? अविलय यौगिक या अविलय पदार्थ, इसको आप कह सकते हो अवक्षेप। और सबसे बड़ी बात, जो अवक्षेप होता है उसको तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। जो अवक्षेप होता है उसको हम क्या करते हैं? इस तरीके से तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उसमें क्या बनता है? अघुलनशील पदार्थ बनता है, अघुलनशील लवण का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए सही है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 215, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुंगभद्रा नदी ब्लैंक दे दिया गया कि एक सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो जो तुंगभद्रा है एक प्राचीन नदी है और एक भारत की पवित्र नदी है, पवित्र नदियों में से एक नदी है। और तुंगभद्रा का यदि बात करते हैं हम, रामायण में भी जिक्र हुआ है, तो रामायण में इसको पंपा नदी कहा गया है। तुंगभद्रा नदी को रामायण में पंपा नदी कहा गया है। तो देखते हैं तुंगभद्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखो जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और ये क्या हमारा पूर्वी घाट, ये वाला ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में गंगामूला एक चोटी है, गंगामूला, एक दूसरी चोटी है कादुर। तो गंगामूला से एक नदी निकलती है तुंगा नाम से, और कादुर से निकलती है, कादुर से निकलती है एक नदी भद्रा, भैद्रा। और जैसे दो नदी आगे चलती है कर्नाटक में, आगे बहते तुंगा नदी और भद्रा नदी, गंगा मूला से निकलकर कादुर से निकल कादुर, तो एक स्थान आता है कर्नाटक में शिमोगा। तो शिमोगा में इनका संगम होता है दोनों का, तुंगा और भद्रा। तुंगा और भद्रा नदी आपस में मिलती है तो बन जाती है तुंगभद्रा नदी। तो यहाँ पर तुंगभद्रा नदी बनती है और इनका संयुक्त प्रवाह आगे बढ़ता है। संयुक्त प्रवाह आगे बढ़कर महबूबनगर तो महबूबनगर में कृष्णा नदी में मिल जाता है। इनका संयुक्त प्रवाह महबूबनगर में किससे मिल जाता है? कृष्णा नदी से मिल जाता है। तो जो तुंगभद्रा नदी है ये किसकी सहायक नदी हुई? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, क्योंकि ये महबूबनगर तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो तेलंगाना राज्य महबूबनगर में कृष्णा नदी से मिल जाती है, संगम हो जाता है। तो इससे दो तीन क्वेश्चन में बनते हैं कि एक महान व्यक्ति हुए हैं जो शंकराचार्य थे, तो शंकराचार्य ने एक श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। श्रृंगेरी मठ,
तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य ने स्थापित किया था तो दक्षिण भारत में कहाँ पर स्थापित किया था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर। जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है श्रृंगेरी मठ, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। और एक क्वेश्चन और आता है तुंगभद्रा नदी को लेकर कि तुंगभद्रा नदी के तट पर किस राजवंश के अवशेष मिलते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर किसके अवशेष हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष है। यदि हम बात करते हैं सहायक नदी की, तो देख लेते हैं तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी। सहायक नदी, तो जो सहायक नदी है वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी फिर भी देख लेते हैं। वर्धा, मगारी, हिंद, वर्धा, मगारी, हिंद, और एक नदी हो रहे कुमुदवती, कुमुदवती आदि। वर्धा, मगारी, हिंद, कुमुदवती, ये कृष्णा की सहायक नदी, उसकी सॉरी तुंगभद्रा की क्या है, सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा। इस क्वेश्चन आंसर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, कृष्णा नदी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना बिखरना कहलाता है। जो प्राकृतिक कारण बनते हैं चट्टानों के टूटने फूटने से, वो क्या बनते हैं, तो देख लेते हैं। तो जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल में पढ़ाया था दो बलों के बारे में जो भूपटल पर परिवर्तन लाते हैं। तो देख लेते हैं दो बल कौन से हैं, भूपटल पर परिवर्तनकारी बल। तो दो प्रकार के बल भूपटल पर परिवर्तन लाते हैं। तो मैंने बताया था दो बल कौन कौन से होते हैं वे आपको विश्व भूगोल में। अंतर्जात बल, दूसरा क्या होता है, बाह्य जात बल। अंतर्जात बल, बाह्य जात बल। तो जो बाह्य जात बल होता है ये दो टाइप का मैंने आपको लिखवाया था कि दो टाइप का होता है बाह्य जात बल। एक तो आप कह सकते हो अपक्षय और एक आप कह सकते हो अपर्दन। अपक्षय, अपर्दन। अपक्षय को अनावर्त भी कहा जाता है, अनावर्त होना लिख सकते हो आप, अनावर्त होना। तो वो अपक्षय क्या होता है, अपक्षय एक ऐसा बल होता है, अपक्षय एक ऐसा बल होता है जो चट्टानों में, अपक्षय क्या होता है, चट्टानों में वायु, जल, ताप या प्राणियों द्वारा टूट फूट उत्पन्न करता है। अपक्षय या अनावर्त आप ऐसा बल कह सकते हो, एक ऐसा बल होता है चट्टानों में टूट फूट या बिखराव उत्पन्न करता है। तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, जो चट्टानों में टूट फूट करता है, अपक्षय बल। अब टूट फूट के बाद जो एक वायु द्वारा, जल द्वारा इन चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसे बल को बोलते हैं हम अपर्दन। ऐसे बल क्या बोलते हैं, अपर्दन। देखो आपको पता होना चाहिए कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, इन दोनों बलों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। देखो अपक्षय क्या होता है, अपक्षय एक ऐसा बल होता है जो चट्टानों में ताप, दाब या आप कह सकते हो जल, वायु या अन्य प्राणियों द्वारा टूट फूट उत्पन्न करता है, वो क्या होता है, अपक्षय बल होता है। और अपर्दन क्या होता है, टूट फूट होती है। तो टूट फूट के बाद उनका जो स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजा जाता है,
तो जिस बल द्वारा ऐसी प्रक्रिया होती है स्थानांतरण की, उस बल को क्या कहते हैं? हम अपरदन कहते हैं। तो हमसे ये कहा गया है कि चट्टान टूटती है तो किस बल के कारण टूटती है? तो क्या है इसका आंसर? अनावर्तन होना। यदि पूछा जाता कि हमसे कि इनका स्थानांतरण, चट्टानों का स्थानांतरण किस बल के कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होता? अपरदन। चट्टानों का स्थानांतरण यदि आपसे पूछा जाता किस बल के कारण होता है, तो चट्टानों का स्थानांतरण होता है अपरदन के कारण। तो हमारा आंसर होता है फिर अपरदन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 217। तो देखते हैं 217 क्वेश्चन में क्या है। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की यदि उद्गम की बात करते हैं हम, तो इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी को कई नामों से जानते हैं, जैसे रेवा नदी। रेवा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और एक इसका नाम है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी भी इसको कहते हैं हम, नर्मदा नदी को कहते हैं। रेवा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, या आप कह सकते हो कुंवारी नदी, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी को कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। यदि बात करते हैं कि ये अंत में कहाँ पर जाकर गिरती है, तो इसका जो अंतिम स्थान है, तो अंत में ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में अंत में गिर जाती है अमरकंटक से निकलकर नर्मदा नदी। देख लेते हैं। तो ये अमरकंटक है, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और इस तरीके से प्रवाहित होकर यहाँ पर पड़ती है खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। तो आगे चलते हैं हम नर्मदा नदी को लेकर। तो नर्मदा जो नदी है, ये दो श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। कहीं मेरे क्वेश्चन आता है कि विंध्याचल, विंध्यन और सतपुड़ा जो है, ये दो श्रेणियां हैं। तो इन दो श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और राज्य की बात करते तो राज्य, कितने राज्यों में प्रवाहित होते हैं नर्मदा नदी? राज्य की बात आती है तो 3 राज्यों में इसका प्रवाह है। एक तो मध्य प्रदेश, और एक आपका गुजरात, और एक आपका महाराष्ट्र। तो 3 राज्यों में इसका प्रवाह है नर्मदा नदी का, 3 राज्यों में बहती है। यदि हम इसकी बात करते हैं अब परियोजना की, बांध की, तो सबसे पहला जो बांध है इस पर मध्य प्रदेश में वो है बरगी बांध। बरगी बांध, तो बरगी बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में है। और इस बांध के पीछे एक जलाशय है। तो जब बांध बनते हैं ना, तो बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण होता है, और जलाशय काफ़ी खास रहता है। कई बार एग्जाम में आता है कि बरगी बांध के पीछे किस जलाशय का निर्माण होता है? तो रानी अवंतीबाई जलाशय। क्या नाम है जलाशय का? रानी अवंतीबाई जलाशय। रानी अवंतीबाई जलाशय है। तो यदि आगे की बात करते हैं तो इस पर आगे चल के एक परियोजना है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। आगे चलती है तो नेक्स्ट परियोजना है ओंकारेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना। ओंकारेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना। फिर आगे चलती है, इस पर परियोजना है महेश्वर जल विद्युत परियोजना। फिर आगे चलती है तो गुजरात में इस पर एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना।
तो इसमें महत्वपूर्ण परियोजना है बरगी बांध परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ये आपसे पूछ सकते किस राज्य में है, तो आपका आंसर रहेगा गुजरात राज्य में है सरदार सरोवर परियोजना। और ये सभी किस राज्य में है, तो ये सभी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि कौन सी परियोजना नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा कोयना परियोजना। तो कोयना परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है। यदि कोयना परियोजना की बात करते तो कोयना परियोजना कहाँ पर है, कोयना नदी पर है। और कोयना नदी कहाँ प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में। तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 क्वेश्चन में है अमेंडेशन से है संशोधन, और क्वेश्चन किया गया है गोवा राज्य निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो जो गोवा राज्य बने था भारत का, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का राज्य बनाया गया था। तो देखते हैं, तो जो 52वां जो अमेंडेशन है 52वां, ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। लेकिन ये गोवा राज्य के निर्माण संबंधित नहीं है, इसका संबंध किससे है, दल बदल, किससे है, दल बदल कानून। ये जो 52वां अमेंडेशन संविधान में हुआ था, इसका जो उद्देश्य था दल बदल कानून। 58 की बात करते हैं तो 1987 में हुआ था, और इसके द्वारा एक संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 394 के जोड़ा गया था, और संविधान के हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की मान्यता दी गई थी। संविधान का हिंदी में अधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया। अब लिख सकते हो संविधान का हिंदी में अधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया। तो जो 58वां अमेंडेशन हुआ 1987 में, तो एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में 394 के, और इस आर्टिकल के तहत क्या किया गया, संविधान का हिंदी में अधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया। अब बात करते हैं 56 अमेंडेशन की, ये भी 1987 में हुआ था, 1987। तो जो अमेंडेशन जो 56 हुआ था, ये गोवा राज्य के निर्माण से संबंधित अमेंडेशन था। तो सही आंसर क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं 73 भी अमेंडेशन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और किस संबंधित है, पंचायतों से संबंधित आर्टिकल था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और 219 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 219। तो वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है। तो जो आपात उपबंध है, तो आपात उपबंध जो हमारे द्वारा लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए, जर्मनी से। जर्मनी का एक संविधान है वाइमर संविधान। तो हमने जो आपात उपबंध लिए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं, और हमारे यहाँ पर 3 टाइप के क्या है, आपात उपबंध है। वे कौन कौन से हैं, 3 टाइप के, राष्ट्रीय आपात, दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या है, वित्तीय आपात। आर्टिकल की बात करते हैं, कई बन के आर्टिकल हमारे एग्जाम में आते हैं। तो राष्ट्रीय जो आपात है, इसका आर्टिकल है 352, इसका आर्टिकल है आपका 356, और इसका आर्टिकल है आपका 360। तो वित्तीय आपात 360 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रीय आपात 352 में है। यदि बात करते हैं प्रथम बार जो है ये 1 माह के लिए लागू होता है, ये 2 माह के लिए होता है,
और ये भी 2 माह के लिए प्रथम बार लागू होता है। और फिर संसद द्वारा इसको 6-6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, इसको भी 6-6 माह के लिए बढ़ाया जाता है और इसको भी 6-6 माह के लिए संसद द्वारा बढ़ाया जाता है। लेकिन बात करते हैं वित्तीय आपात कितनी बार लगा देश में, तो वित्तीय आपात आज तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ। यदि बात करते राष्ट्रपति शासन 125 से अधिक बार लागू हो चुका है, लग चुका है, 125 बार से भी अधिक बार ये लग चुका है। यदि बात करते राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय जो आपात है आज तक के इतिहास में 3 बार लागू हुआ है राष्ट्रीय आपात। तो 3 बार कब कब लगा राष्ट्रीय आपात, तो सबसे पहली बार लगा था 1962 में। 1962 में जब लगा था तो कारण क्या रहा था, तो भारत चीन युद्ध रहा था, तो इस कारण पहली बार राष्ट्रीय आपात को लगाया गया। और फिर दूसरी बार कब लगाया गया, 1971 में, और कारण क्या रहा था, भारत पाक युद्ध। लेकिन जब ये तीसरी बार लगाया गया 1975 में, तो कोई युद्ध का कारण नहीं रहा था, तो कारण क्या रहा था, आंतरिक अशांति। यदि क्वेश्चन आता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर कब भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया गया, तो हमारा सही आंसर रहेगा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया गया। लेकिन ऐसा हुआ अब प्रेजेंट में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द संविधान से हटा दिया गया है। और हटा कब गया था, अब देखते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह पर ही अब राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है, 6 माह, 2 माह, 14 दिन या 1 माह। तो वित्तीय आपात लगता है 2 माह के लिए प्रथम बार। यदि यही क्वेश्चन होता कि राष्ट्रीय आपात, तो हमारा आंसर होता डी, 1 माह। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 220। अब देख 220 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी। तो मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था 1940 में, जो कहते हैं लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे थे वो सभी बच्चों को पता होगा, मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। और इसमें ही क्या की गई थी, भारत विभाजन की मांग की गई थी। क्वेश्चन आता है कि जो भारत विभाजन का जो प्रारूप तैयार किया गया था लाहौर अधिवेशन के लिए, तो प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर रहेगा सिकंदर कयात खान। तो सिकंदर कयात खान ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत विभाजन की मांग का प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन आता है कि ये प्रारूप पेश करने वाले कौन थे, तो फजलुल हक। कौन थे, फजलुल हक थे। फजलुल हक। तो फजलुल हक ने ये प्रस्ताव पेश किया था। यदि क्वेश्चन आता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो आपको यह भी आंसर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान शब्द देने वाले कौन थे, तो रहमत अली थे, चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया था।
तो ये 2-3 जो फैक्ट है आपको याद होने चाहिए। 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, और भारत विभाजन का जो प्रारूप तैयार किया था सिकंदर कयात खान द्वारा किया गया था, पेश किया था लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने, और पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। और यदि बात है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने रखी थी, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रारूप जो पेश होने के बाद जो मांग की थी वो किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो मांग करने वाले थे, प्रतिपादक थे, वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, इसका आंसर क्या होगा सी 1940। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 221। 221 में है, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के ई की ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जब ये तीनों एक सीध में आते हैं, तीनों एक सीध में होना चाहिए, चाहे चंद्रमा बीच में हो चाहे पृथ्वी बीच में हो, लेकिन तीनों एक सीधी में होने चाहिए, एक सीधी रेखा में होने चाहिए। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सिजीगी कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम, सिजीगी कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी बीच में हो सकती है, चंद्रमा बीच में होता है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सिजीगी। तो सिजीगी में 2 प्रकार की स्थिति आती है, वो कौन से होती है अब देख लेते हैं। तो सिजीगी 2 प्रकार की स्थिति बनती है, एक तो युति और एक क्या बनती है, वियुति। युति हम कह सकते हैं युति को सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कई बार युति नाम से आता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो वियुति है, ये वियुति को हम कह सकते हैं चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो जो युति स्थिति होती है, युति स्थिति में क्या होता है, जो सूर्य होता है सूर्य, तो और जो पृथ्वी होती है अर्थ, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य मतलब सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, युति। और ये स्थिति कब होती है, आपको पता होना चाहिए, अमावस्या के दिन ये स्थिति होती है। बात है व्युति की, तो व्युति भी देख लेते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी, तो ऐसी स्थितियों के बोलते हैं व्युति। और ये स्थिति कब होती है, पूर्णिमा के दिन ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो पूर्णिमा के दिन क्या स्थिति उत्पन्न होती है, व्युति उत्पन्न होती है। तो हमसे क्वेश्चन किया गया है, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर हो, मतलब एक ओर सूर्य और चंद्रमा है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर है, पृथ्वी हो गई अर्थ पृथ्वी, तो इसकी एक ओर है सूर्य और चंद्रमा, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, युति या को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, युति कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है। तो अब देखते हैं, एक ऑप्शन आ गया हमारा उपभू। चलो उपभू के बारे में देखते हैं। ये एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। उपभू अपभू काफ़ी कंफ्यूज करने वाले टॉपिक होते हैं, उपभू अपभू। एक तो होता है उपभू, एक होता है अपभू। बहुत सारे बच्चों को ये नया टॉपिक लग रहा होगा, उपभू अपभू नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत एक कॉमन सी बात है उपभू अपभू। कई बार एग्जाम में आते और हमें ये देखकर उपभू अपभू होता क्या है, कैसे क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये बहुत सिंपल से होते हैं उपभू अपभू। तब देख लेते हैं उपभू क्या होता है। चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष दीर्घ ज्वर। उपभू क्या होता है, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष उच्च ज्वर। जब चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष उच्च ज्वर होगा तो ऐसी स्थिति क्या कहेंगे हम, उपभू कहते हैं।
और जब चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष क्या होगा, निम्न जवर होगा। चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष क्या होगा, निम्न जवर होगा। तो ऐसी स्थितियों क्या बोलते हैं हम, अपभू। अपभू क्या होता है, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष निम्न जवर। उपभू क्या होता है, चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष उच्च जवर। और ये कब होगा उच्च जवर, जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, उस दिन क्या होता है, उपजवर। ठीक है, जब चंद्रमा क्या होगा, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होगा, इस दिन क्या होगा, उपभू होगा। और जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी दूर होगा, उस दिन क्या होगा, अपभू होगा। और दूर होने पर निम्न जवर उत्पन्न होगा और नज़दीक होने पर उच्च जवर उत्पन्न होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 222। और 222 में हैं 222, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो वो जो हैलोजन होते हैं, पहले हम हैलोजन परिवार के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन का अर्थ होता है लवण, साल्ट। और हैलोजनों को जो आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, तो वर्ग 17 में हैलोजनों को स्थान दिया गया है। यदि हम बात करते हैं उपवर्ग की, तो उपवर्ग है 7A, तो वर्ग 17। यदि उपवर्ग की बात आती है तो 7A में हैलोजनों का स्थान दिया गया है। जो हैलोजनों की बात आती है, हैलोजन क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। हैलोजन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और ये क्या होते हैं, सभी हैलोजन पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। पी ब्लॉक के, बी ब्लॉक के गैर संक्रमण तत्व। आप क्या क्या होंगे इनको, गैर संक्रमण तत्व। जो हैलोजन होते हैं ये क्या होते हैं, पी ब्लॉक के गैर संक्रमण तत्व। और इनकी जो सेल्स होती है, तो अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जो अंतिम सेल होती है हैलोजनों की, तो इनकी अंतिम सेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हैलोजन होता है फ्लोरीन और क्लोरीन, ये क्या होते हैं, गैस होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से हैलोजन गैस होते हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैलोजन होते हैं गैस होते हैं। और जो ब्रोमीन हैलोजन है क्या है, द्रव है। और जो आयोडीन जो हैलोजन है क्या है, ठोस होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो कौन सा हैलोजन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फ्लोरीन। यदि हम इनको सही क्रम में सजाए तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन है, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्या आता है, आयोडीन। तो जो आयोडीन है, आयोडीन ठोस है और क्रिस्टलीय है। ठोस के साथ साथ क्या है, क्रिस्टलीय है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा हैलोजन क्रिस्टलीय है और ठोस है, और किसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है। पीड़ाहारी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है और ठोस क्रिस्टलीय हैलोजन होता है आयोडीन। तो इसका आंसर क्या है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आयोडीन का उपयोग किस में करते हैं, हम पीड़ाहारी के रूप में करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 223। 223 में है, स्तन में दूध का निर्माण किन कोशिकाओं में होता है। जो हमारे स्तन होते हैं, तो स्तन में दूध का निर्माण जो करती है एल्बुलाई कोशिका करती है। कौन सी कोशिका करती है, एल्बुलाई कोशिका क्या करती है, स्तन में दूध का निर्माण करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 224। और 224 में है, क्वेश्चन नंबर 224, और उसमें है हैवर्सियन नलिकाओं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं। पक्षियों की हड्डी में, मेंढक की हड्डियों में, उपास्थियों में, केवल स्तनियों की हड्डियों में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्तनियों की हड्डी में मिलता है हैवर्सियन नलिकाएं। तो हैवर्सियन नलिकाएं देखते क्या होते हैं। तो जो हम मेंढक की बात करें, जो मेंढक की हड्डियाँ होती है, तो मेंढक की हड्डियों में रुधिर वाहिनियाँ, लसिका तंत्रिकाएं किसमें होती है, मज्जा गुहा में होती है। मज्जा गुहा में होती है।
ये सब किसमें पाई जाती है? यदि मेंढक की हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में, अस्थियों में रुधिर वाहिनियाँ, लसिका तंत्रिका कहाँ मिलती है? मज्जा गुहा में पाई जाती है। यदि हम बात करें स्तनियों की हड्डियों की तो स्तनियों की हड्डियों में जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, लसिका होती है और तंत्रिकाएँ होती है, ये कहाँ पाई जाती है? मैट्रिक्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मैट्रिक्स में पाई जाती है। और मैट्रिक्स में इनके लिए क्या होते? नलिकाएँ होती है। तो जो होती है रुधिर वाहिनियाँ, लसिका तंत्रिकाएँ, जो मेंढक की बात करें तो मज्जा गुहा में पाई जाती है, या अन्य की बात करें तो मज्जा गुहा में पाई जाती है। यदि हम बात करें स्तनियों की तो स्तनियों में ये कहाँ पाई जाती है? मैट्रिक्स में पाई जाती है। और मैट्रिक्स में इनके लिए नलिकाएँ निर्मित होती है, और इन नलिकाओं को ही, जो मैट्रिक्स में होती है रुधिर वाहिनियों, लसिका और तंत्रिकाओं के लिए, इन नलिकाओं को ही क्या बोलते हैं? हम हैवर्सियन नलिकाएँ कहते हैं। हैवर्सियन नलिकाएँ कहते हैं। इन नलिकाओं को बोलते हैं हम हैवर्सियन नलिकाएँ कहते हैं। और हैवर्सियन जो नलिकाएँ होती है हड्डी की लंबाई के समांतर होती है। क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हैवर्सियन नलिकाएँ होती है, हैवर्सियन नलिकाएँ अस्थि की लंबाई के समांतर होती है। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो मेंढक की हड्डी या अन्य की हड्डी की बात करते हैं तो हड्डियों में जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, लसिकाएँ होती है, तंत्रिकाएँ होती है, किस में मिलती है? मज्जा गुहा में मिलती है। यदि हम बात करते हैं स्तनियों की, अस्थियों की, तो स्तनियों की अस्थियों में सब किसे मिलते हैं? मैट्रिक्स में मिलती है। और मैट्रिक्स में इनके लिए क्या मिलता है? एक नलिकाएँ मिलती है। और नलिकाओं को ही क्या बोलते हैं? हम हैवर्सियन नलिकाएँ कहते हैं। और हैवर्सियन जो नलिकाएँ होती है अस्थि की लंबाई के क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और क्वेश्चन नंबर 225। और 225 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन एक भारत का यहूदी वायसराय रहा? तो सही आंसर क्या है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एक यहूदी वायसराय रहा। यदि कार्यकाल की बात करते हैं, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा है 1921 से 1926। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही है, 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड, और एक महत्वपूर्ण घटना रही है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? लॉर्ड रीडिंग के समय। तो सही आंसर क्या रहेगा? मोतीलाल नेहरू और CR दास। स्वराज पार्टी की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और एक महत्वपूर्ण घटना थी 5 फरवरी 1922 की चोरा चोरी कांड। यदि लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम रहा है भारत में 1899 से 1905। और लॉर्ड कर्जन के समय की जो महत्वपूर्ण घटना रही है वो रही है बंगाल विभाजन। लॉर्ड इरविन की बात करते हैं, लॉर्ड इरविन का टाइम रहा है भारत में 1926 से 1931। और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? यदि अध्यक्ष की बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी, किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 1929 में की थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी, लॉर्ड इरविन के समय की गई थी। और लॉर्ड कैनिंग की बात करते समय रहा है 1856 से 1862 तक का समय रहा है लॉर्ड कैनिंग का।
और लॉर्ड कैनिंग जो थे, इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना रही है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय की महत्वपूर्ण घटना रही है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब उन 5 क्वेश्चनों लेकर चलते हैं जिनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है। देखो बच्चों, इनका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दिया करो। तो यदि आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे हमारे जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और हमारे साथ कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन कौन से हैं जिनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बिदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में पवन के दाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या दाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा ब्लैंक दे दिया गया है। तो स्थायी निकाय, अस्थायी निकाय, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन, और डी ऑप्शन है बिना स्पीकर वाला सदन। तो ये इसका आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन, अब इसके साथ ही हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो 5वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर को, लाल सागर को हिंद महासागर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।